तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट, सुनो अब इधर आप लोग मत बोलो। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। और हम जो पढ़ रहे कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे। किसी भी वस्तु के निर्माण में, किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चे आते हैं, या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे आते हैं, उन खर्चों को ओवरऑल क्या बोला जाता है? कॉस्ट, लागत। क्लियर है? कॉस्ट के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। कॉस्ट के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट के अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है अदर एक्सपेंसेस। मोबाइल रख दो भाई। मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट लेबर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस भी दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है? अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? देखो, हम बात किसकी कर रहे? कॉस्ट की। तो आप अपने आप को किसी एक ऐसी जगह लेकर जाओ जहां पर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सबसे पहला क्या चीज लगेगा? मटेरियल लगेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, मतलब मेन मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे अगर होटल में लेके जाऊं तो समोसा अगर बोल दूं मैं, तो समोसा आलू और मैदा के बिना बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो आलू और मैदा समोसे के लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। तो मैं अपनी सारी बातें एक होटल के बेस पर बताऊंगा, क्योंकि वहां पर भी सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं कॉस्ट अकाउंट के। ठीक है? तो एक ऐसे होटल की बात करेंगे जहां पर क्या बन रहा है? समोसा। क्लास खत्म होने के बाद मंगवा दूंगा। ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल। तो समोसे की बात करें तो मैदा, आलू, मसाले वसाले जिसके बिना वो समोसा बन ही नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलेंगे? उसी होटल की बात करें अगर, वहां पर ऐसा कौन सा मटेरियल देखने को मिलेगा जो इनडायरेक्ट है? मटेरियल नहीं होता है प्लेट, नहीं। कंज्यूमेबल समझते हो? कंज्यूमेबल्स, जैसे साफ सफाई करने के लिए अपन डिटर्जेंट ला रहे हैं, वो क्या है? मटेरियल ही है। लेकिन उसको समोसे में डालते हैं क्या? लेकिन खपता है वो भी चीज। साफ सफाई करोगे धीरे धीरे वो भी खपेगा। ठीक है? तो ऐसा कोई मटेरियल, फिनाइल बोल लो, साफ सफाई, जो भी मटेरियल जो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। कंज्यूमेबल्स, जैसे पॉलीथीन के पैकेट्स, पॉलीथीन नहीं हो गए जिसमें पैक करके देते, पैकिंग मटेरियल बोल लो, मतलब उसका प्रोडक्शन से रिलेशन कोई नहीं। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो उसके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। और जो अदर मटेरियल होते हैं जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे साफ सफाई करने के लिए डिटर्जेंट विटर्जेंट, पैकिंग मटेरियल बोल लो, ये सब किस में आ जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल में। इतनी बात समझ में आई? लेबर, लेबर भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। देखो, ये मेरे को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ना, आगे अभी मैं बताऊंगा, इसमें इसका पूरा इंटीग्रेशन है सारी चीजों का। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फॉर्मेट भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? लेबर भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर किसको बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर किसको बोलेंगे? जो हलवाई है, जो छुट्टी मार दिया उस दिन समोसा नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर।
ठीक है। और इनडायरेक्ट लेबर किसको बोलेंगे? जो साफ सफाई करने के लिए बैठा है, ऑर्डर लेने के लिए आता है ना, बिलिंग काउंटर में बैठा हुआ है। लेबर मतलब काम करने वाले लोग, ठीक है। जैसे इस क्लास में अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट लेबर मैं हूं, मैं नहीं आया छुट्टी, उस दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन प्रभु भी नहीं आएंगे तो क्लास लग जाएगी ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब उसके बिना वो काम नहीं किया जा सकता। क्लियर है मेरी बात? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? ऐसे खर्चे जिसके बिना वो चीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे मैदा तो मटेरियल में आ गया ना भाई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? सुनो सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं। हाँ हाँ, तो सब मटेरियल में आ गया ना भाई। सुनो, मतलब ऐसा खर्चा जो ना मटेरियल का खर्चा है ना लेबर का खर्चा है, लेकिन खर्चा है। पत्तल धोना उसके प्रोडक्शन से रिलेशन है कि पत्तल धोने का? नहीं। मेरे को बताने दो ना, मेरे को बताने दो। फूड लाइसेंस का खर्चा सुने हो? वन टाइम एक्सपेंस नहीं, रिन्यूअल कराना पड़ता है भाई हर साल। 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन, जो छोटे मोटे ठेला ठालीलों को कराना पड़ता है, जिसका 100 रुपया साल का खर्चा आता है। एक होता है लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस होता है, और एक सेंट्रल लाइसेंस होता है। 3 होते हैं। जो बहुत बड़े लेवल पर काम करे वो सेंट्रल निकालते हैं, उनको ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। जो छोटे लेवल वाले हैं उनको 20 लाख से कुछ तो भी 20 करोड़ वाला है उनका टर्नओवर, वहां उनको स्टेट लाइसेंस देना पड़ता है। शायद वहां पे 2000 रुपए एक साल का लगता है, ठीक है। और उसके बाद एक ठेला ठाली वाले लोग को 100 रुपए एक साल का, बड़े वाले को और अलग। मेरा बोलने का मतलब सुनो सुनो, अगर आप खाने पीने का धंधा कर रहे हो, फूड लाइसेंस नहीं निकालोगे ना तो आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं निकालते, पकड़ में आते तो बात की बात है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस फूड लाइसेंस का जो खर्चा है उसको बोलेंगे। आई बात समझ में? और ऐसे कोई भी खर्चे जो करने तो जरूरी है लेकिन उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे खर्चों को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बोल लो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या बोल सकते हैं? बिजली बिल का खर्चा हो गया, दोना पत्तल वाला खर्चा हो गया, लेकिन दोना पत्तल तो मटेरियल में आ जाएगा ना। चलो, अब अपने को ये दिमाग नहीं लगाना है कि उसके अंदर क्या क्या आता है। अभी सिर्फ मैं सबका मतलब बता रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आया? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मजा आया बोला था, समझ में आया? और लेबर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, और समझ में आया आप लोगों को? डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली उसका प्रोडक्शन से रिलेशन है। देखो ये सुनो मेरी बात, सब ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, सागर, संजना, आप सब लोग, आज चैप्टर पहला दिन है और एकदम मैं ना स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं। स्क्रैच समझते हो ना? मतलब इसके पहले अगर आप कुछ नहीं जानते हो ना इस चैप्टर के बारे में, तो भी हर चीज समझ में आएगी। तो आप लोग भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, जो रोज काम दिया जाएगा ना जित्तू भाई, करके आना है, नहीं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों को। और इस चैप्टर को मैं पूरे यूनिट कॉस्टिंग का बेस मानता हूं। यूनिट कॉस्टिंग बोलता हूं, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस मानता हूं मैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आप लोगों को समझ में ना आए। बीच में पिछला चैप्टर चल रहा था तो आप लोग बोले बीच में आए हैं तो एक दिन गायब हो गए तो नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप रेगुलर रहोगे तो। क्लियर है? अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने डायरेक्ट को बोला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, ये तीनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो इनको मैं बोलूंगा प्राइम कॉस्ट। क्या बोलूंगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। प्राइम मिनिस्टर जानते हो ना क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर मतलब मेन मिनिस्टर। उसके ऊपर और कुछ है क्या? नहीं, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं।
डायरेक्ट मटेरियल, सुनो सुनो इधर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला दूंगा मैं, तो तीनों को मैं क्या बोलूंगा मैं, प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। मतलब प्राइम कॉस्ट किए बिना आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मेन खर्चे होते हैं, उन मेन खर्चों को क्या बोला जाएगा, प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को अगर मैं मिला दूं, ये तीनों को अगर मैं मिला दूं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, ओवरहेड्स। क्या नाम दूंगा, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हिंदी में ऊपरी व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय। ये स्ट्रक्चर समझो भाई कॉस्ट का। कॉस्ट के तीन पार्ट, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल दो टाइप के, लेबर दो टाइप के, एक्सपेंसेस दो टाइप के। तो जो डायरेक्ट 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 वाला है वो मिलके क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट 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 वाला मिलके क्या बन गया, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी तीन टाइप के होते हैं। ओवरहेड्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और लास्ट में आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इनको समझने के लिए चलो मेरे साथ होटल वापस से। सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब आपको समझना पड़ेगा कि है ना, आप किसी फैक्ट्री के बारे में सोचो या चलो किसी होटल के बारे में सोचते हैं। होटल में एक जगह होती है जहां पर समोसे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं। तो जिस जगह पर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कौन सी जगह बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो आप लोगों को जब जाके समोसा खाना रहता है तो क्या मालिक के काउंटर में जाके बाजू में बैठ के खाते हो, कि खाने की जगह अलग होती है? तो एक जगह जहां से चीजों को मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट जहां पर मैनेजर बैठता है, मालिक बैठता है, जो चीजों से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑफिस। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफिस। और तीसरी जगह होती है जहां से चीजों को आप तक डिलीवर किया जा रहा है। अगर होटल की बात करें तो क्या बोलेंगे उसको, भाई वो डिपेंड करेगा कि क्या बोलोगे, वो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग नाम रहता है। नहीं नहीं, जिस जगह से चीजों को आपको डिलीवर किया जाता है, अगर होटल की बात करें तो डाइनिंग रूम बोल दो, जहां बैठ के खाते हैं, है ना। अगर कोई दूसरी जगह है जहां पर चीजों को डिस्प्ले में रखा जाता है तो शोरूम बोल सकते हैं उसको, है ना। कपड़े की दुकान में जाओगे तो शोरूम, गाड़ी की दुकान में जाओगे तो शोरूम। लेकिन होटल में शोरूम रहेगा कि समोसे को लटका लटका के रखेंगे, ऐसा नहीं ना। वो डाइनिंग हॉल जैसा रहता है, सब बैठ के टेबल में खाते हैं। मतलब डिलीवरी एरिया बोल सकता हूँ जहां से उस चीज को डिलीवर किया जाता है कस्टमर तक, है ना। तो मैं यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं शोरूम, ऐसे ही शोरूम।
सुनो मेरी बात, अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब ओवरहेड में क्या आता है, सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट 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 वाला कहां चला गया है, सब प्राइम कॉस्ट में चला गया। इनडायरेक्ट 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 वाला कहां गया, इनडायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड में, इनडायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ओवरहेड में, है ना जीतू। तो ओवरहेड मैंने बताया 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑफिस, फैक्ट्री, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसा इनडायरेक्ट लेबर जो कहां बैठ के काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वाली जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे एक लेबर है आलू छील रहा है, समोसा बनाने वाला अलग हलवाई है, लेकिन आलू छीलने बैठा दिए, बर्तन मांज रहा है, उसको फ्री में काम कराओगे क्या, सैलरी तो दोगे उसको, उसका भत्ता तो दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर का पेमेंट। तो वो कहां आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। क्लियर है मेरी बात। दूसरा, ऐसा कोई भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर जो कौन सी जगह पर हो रहा है, ऑफिस वाली जगह पर। ऑफिस में एक स्टाफ बैठा है, रिसेप्शन में बैठा है, कैश काउंटर में बैठा है, कंप्यूटर लेके बिलिंग कर रहा है, इन लोग कौन से क्या, उनको जो पेमेंट करेंगे, ऑफिस के कंप्यूटर का खर्चा है ना, ऑफिस की बिल्डिंग का किराया, वो सब कहां जाएगा, अपना ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। तीसरा, एक वेटर आता है आपसे ऑर्डर लेके जाता है आपका, है ना, आता है ना वेटर, ऑर्डर लेके जाता है, फिर एक जन आता है सर्व करता है, फिर आप उठोगे तो प्लेट बोलता हूँ, टेबल साफ करेगा, तो वो उधर भी तो एक वर्कर काम कर रहा है ना, उसको भी तो सैलरी वैलरी दोगे ना, तो वो कौन सा ओवरहेड कहलाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पैकिंग मटेरियल का खर्चा हो गया, पैकिंग कब करोगे आप किसी चीज की, जब आप उसको बेचोगे, कि बनाने के पहले ही पैक कर देते हो, बेचते समय ही पैकिंग करते हैं ना, तो पैकिंग मटेरियल का खर्चा हो गया, डिलीवरी करते समय जो भी खर्चा हो गया, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आई बात समझ में। तो कॉस्ट के स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को अभी समझा रहा था कि कॉस्ट जो होता है उसके अंदर 3 चीजें आती है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल 2 टाइप का, लेबर 2 टाइप का, अदर एक्सपेंसेस 2 टाइप का। डायरेक्ट 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 वाला कहां चला जाता है, प्राइम कॉस्ट में, और इनडायरेक्ट 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 वाला कहां चला जाता है, ओवरहेड्स में। ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इतनी बात समझ में आई। चलो अब अपन बात करेंगे अपने मेन चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग पढ़ने के लिए मेरे को कॉस्ट का स्ट्रक्चर बताना बहुत जरूरी था। ये चैप्टर क्या है, वापस से उस होटल में चलो जहां पर समोसा बन रहा था। समोसा क्या एक ही बनाता है कि बल्क में बनता है, 5 किलो मैदा डाल दिए, 10 किलो आलू डाल दिए, सब चीज बल्क में। मतलब जो खर्चा कर रहा है वो एक एक समोसे के पीछे नहीं कर रहा है, 2 रुपए का मैदा लाया, 1 ठोक आलू खरीद के लाया, चलो बनाते समोसा, ऐसा नहीं। बना होगा तो बल्क में बना होगा, लेकिन खरीदने जाओगे तो एक एक करके बेच रहा है वो, और बेचता है तो एक समोसा मान लो 15 रुपए का मिल रहा है, तो उसको पता कैसे चल रहा है कि मैं 15 रुपए में बेचूं, उसको उसकी क्या पता चल रही है, कॉस्ट पता रहेगी तभी तो वो बेचेगा ना। नहीं तो पता चल रहा है बनाने में उसको 18 रुपए खर्चा हो रहा है और बेच रहे 15 रुपए में, नुकसान नहीं हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज की पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट। तो ये चैप्टर हमारी मदद करता है उसी चीज को समझने में कि आपको टोटल में कितना खर्चा हो रहा है वो काम करने में, और पर यूनिट में कितना खर्चा हो रहा है। यूनिट कॉस्टिंग, हिंदी में इसका नाम है चैप्टर का इकाई लागत। एक समोसा बनाने में कितना खर्चा आया वो कैसे पता करोगे, ये स्टेटमेंट बना के पता करोगे, ये स्टेटमेंट बना के पता करोगे। मतलब अब मैं तो एक होटल का एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर जगह अप्लाई होता है। अब बताओ ये मोबाइल बना होगा कहीं ना कहीं, तो क्या एक ही मोबाइल बनाई होगी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, नहीं, बल्क में बना होगा मोबाइल, लेकिन बिकता तो एक एक करके है ना। तो कंपनी को पता कैसे चलेगा इस मोबाइल को बनाने में मेरे को खर्चा कितना आया, तो उसकी मदद कौन करेगा, ये वाला स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट, लागत पत्र या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे। पहला कॉलम किसका होता है, पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम किसका होता है, टोटल कॉस्ट का, कि टोटल आपने कितना खर्चा किया। और तीसरा कॉलम किसका होता है, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल आपके यहां पर समोसा जो बन रहा है उसमें मैदा लगा
500 रुपए का मैदा लगा। कितना मैदा लगा? 500 रुपए का मैदा लगा। और एक दिन में आपने टोटल 750 समोसे बनाए। 500 रुपए का मैदा लगा के आपने टोटल कितने समोसे बनाए? तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट समोसा बनाने में, एक समोसा बनाने में मैदा कितने रुपए का लग रहा है? कितना लगेगा? हाँ, एक समोसा मतलब 750 समोसा बनाने में 500 रुपए का मैदा लगा है, तो एक समोसा बनाने में कितने का मैदा लगा होगा? तो 500 डिवाइड बाय 750 कितना होगा? 0.67 आ रहा है। कितना रुपए का एक समोसा बनाने में मैदा लग रहा है? आ रही बात समझ में? वैसे ही ये जो दो कॉलम है ना, पहला वाला कॉलम बताता है टोटल कितना रुपए खर्चा हुआ, और जो बाजू वाला कॉलम है पर यूनिट में कितना खर्चा हो रहा है। तो जब लिख के बताओगे तो यहां कितना लिखोगे? 500, और यहां कितना लिखोगे? 0.67। मतलब बाजू वाले कॉलम का अमाउंट हमको निकालना पड़ता है डिवाइड कर करके। क्लियर है? चलो अब अपन फॉर्मेट में आते हैं जो मेन इस चैप्टर का बेस है। देखो, कॉस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले क्या लिखा है पढ़ो। आगे क्या लिखा छोड़ो, ये क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? ये तीनों को मैं अगर जोड़ दूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो तीनों मिलके क्या बन गया? वही तो मैंने वहां बताया था। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फिर मैंने यहां पर क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर फैक्ट्री ओवरहेड के बाद मैंने क्या जोड़ा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अंदर में क्या लिखा है अभी ध्यान मत दो उसको। मतलब उसके बाद फिर आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब आपको कितने रुपए उसको बनाने में लगा। फिर लास्ट में आप सेल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट है जो आप लोगों को इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर चीज मिले। किसी किसी क्वेश्चन में जो जो चीज नहीं रहेगी उसको अपन नहीं लेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखो, चाय मंगवाऊं क्या वैष्णवी? सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। अब इधर देखना, ध्यान से सुनो। डायरेक्ट मटेरियल या फिर हम क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को बोलते हैं प्रयुक्त सामग्री। ठीक है? अगर ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एज इट इज ले लो। अगर ये दिया हुआ है तो एज इट इज ले लो। नहीं दिया हुआ होगा तो ये सब ताम झाम करके उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ मिल रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब उठा के एज इट इज ले लो। और अगर नहीं दिया हुआ होगा तो ये सब आपको प्लस माइनस करके उसकी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्या करेंगे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्या करेंगे? कैरिएज इनवर्ड माइनस क्या करेंगे? मटेरियल सोल्ड या फिर मटेरियल लॉस्ट माइनस क्या करेंगे? मटेरियल ट्रांसफर्ड। फिर माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ हाँ। अब देखो, इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो यूवी कल रात को सोया घर पे, उसके जेब में 100 रुपए था। यूवी के जेब में कितना रुपए था? 100 रुपए था। तो आज सवेरे उठा तो 100 रुपए रहेगा कि नहीं? तो कल रात का जो क्लोजिंग स्टॉक था, उसका क्लोजिंग अमाउंट था, वो सवेरे का क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस बना कि नहीं उसका? अब घर वाले 1000 रुपए उसको और दे दिए खर्चा करने के लिए। सुनो सुनो इधर, घर वालों ने 1000 रुपए उसको और दे दिया यूवी को। मेरा हिसाब लगाना है कि यूवी ने खर्च कितना किया है ना। तो मैं आप लोगों को, आप लोग लिखते जाओ अगर जो मैं बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों से आंसर पूछूं तो डिटेल रहे आपके पास।
यूवी के पास पहले से कितना रुपए था, 100 रुपए था, 1000 रुपए उसको और मिला घर से, 200 रुपए उसने अपने दोस्त को उधार दे दिया, 200 रुपए उसने अपने दोस्त को उधार दे दिया, ठीक है। उसके बाद 50 रुपए कहीं घुमा डाला, गिर गया मतलब जेब से कहीं पे, ठीक है। और घर आया घूम फिर के तो उसके पास 200 रुपया पड़ा हुआ था जेब में। घर आया तो उसके पास बचा हुआ कितना मिला, 200 रुपये मिला। तो मेरा सवाल यह है कि यूवी ने खर्च कितना किया, दोस्त को जो दिया है वो भी गया, वो खर्च थोड़ी हुआ। हाँ था कितना, 100 था, 1000 और मिला, तो टोटल कितना है उसके पास पैसा, 1100। 200 रुपए उधार दे दिए तो 11 में गया कितना, 900 रुपए गया, मतलब 200 गया तो 900 बचा। 50 रुपए गिरा डाला तो कितना बचा, 850। 850 में फिर 200 रुपए बचा के आया है, 200 रुपए बचा के आया, तो 850 में 200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 650। तो यूवी ने कितना रुपए खर्च किया, 650 रुपए खर्च किया है। नहीं है बात समझ में? हाँ 850 में 200 आखिरी तो माइनस करेंगे ना, वो मैं जोड़ लिया था इकट्ठा। तो मेरा बोलने का मतलब है, सुनो इधर 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 मटेरियल में हम इधर मटेरियल में हम वो वाली अमाउंट लेते हैं जितना मटेरियल आपने यूज किया। तो किसी फैक्ट्री में पहले का मटेरियल कुछ पड़ा हुआ है, अभी आपने कुछ और खरीदा, कुछ मटेरियल का नुकसान हो गया, कुछ मटेरियल कहीं पे और दे दिया आप, है ना, और कुछ मटेरियल आपका बच गया। तो ये सब कैलकुलेशन करके आपको जो फाइनली मिलेगा कि कितना मटेरियल आपने यूज किया, उसकी बात हो रही है। आ रही बात समझ में? कितना मटेरियल आपने यूज किया उसको बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपने कितने का मटेरियल खरीदा उसकी बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए का मैदा लेके आया समोसा बनाने के लिए, उसमें से केवल 600 रुपए का मैदा ही आपने 1000 समोसा बनाने में लगा दिया, 400 रुपए का मैदा बचा हुआ है। तो आप जब समोसे का प्राइस निकालोगे तो क्या वो जो 400 बच गया उसको लोगे क्या? नहीं, जो लगा उसी को हिसाब लगाओगे ना। जैसे मैं कल घूमने गया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने गाड़ी में 2000 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया। अब घूम फिर के आया तो 2000 रुपए का जैसी पेट्रोल डलाया ना, तो मेरे गाड़ी में तुरंत 2000 रुपए में कितना लीटर आएगा, 20 लीटर आएगा। तो 20 लीटर के हिसाब से मेरे गाड़ी में 400 किलोमीटर का कांटा आ गया। अब मैं घूम फिर के आया तो मेरे गाड़ी में 150 किलोमीटर अभी भी दिखाई रहा है। तो मैंने कितना, मैं बोलूंगा मेरा 2000 का पेट्रोल लग गया, बोलूंगा कल, बचा भी तो है। तो जितना 250 किलोमीटर के हिसाब से कितना लीटर होता है उतना मेरा पेट्रोल जला है, तो वही हिसाब लगाऊंगा ना मेरा कि इतने रुपए का पेट्रोल जला, जो बच गया उसको थोड़ी जोड़ूंगा। आ रही बात समझ में? तो ये मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना मटेरियल आपने यूज किया उसकी बात हो रही है। उसके बाद सुनो, नेक्स्ट अपन क्या लेते हैं, डायरेक्ट लेबर को ही हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में लेबर देखने को मिलेगा और कभी कभी क्या देखने को मिलेगा, वेजेस देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट ले लो, इसमें आपको माइनस करना है वेजेस फॉर आइडल टाइम। क्या माइनस करना है, वेजेस फॉर आइडल टाइम। कभी कभी क्या होता है कि वर्कर आके बैठा है, कुछ ऐसी वजह हो गई कि कुछ ऐसे कारण हो गए जिसके कारण उसको खाली बैठना पड़ गया। तो खाली बैठने के लिए अब उसको, वर्कर की गलती थोड़ी, खाली बैठा दिया आप उसको, तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेबर में से वेजेस फॉर आइडल टाइम अपने को माइनस करना है, जो बची हुई अमाउंट होगी उसको बाहर लेना है। अब वेजेस फॉर आइडल टाइम हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में रहता है, एक आधा ही क्वेश्चन होगा जिसमें होगा। डायरेक्ट लेबर के अमाउंट में इसको माइनस कर दिए, जो बची हुई अमाउंट बाहर। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, फिर क्या लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का एक नाम और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये तीनों की अमाउंट को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद आपको क्या लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड। बचपन में साइकिल चलाते थे, जब सीख रहे थे तो साइड में 2 चक्का लगा था कि नहीं लगा था, और जब सीख गए तो चक्का है कि निकाल दिए, अब तो गाड़ी चलाते हो।
है ना। मेरा बोलने का मतलब है ये जो लिस्ट लिस्ट लिखा हुआ है ना, ये गरीब बच्चे लोगों के लिए है। गरीब बच्चे मतलब फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूं मैं, पढ़ाई लिखाई में गरीब, है ना। मतलब ये जो लिस्ट बना के रखा हूं ना कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, ऑफिस इसमें क्या क्या आता है, ये भाई देख लेना, नहीं याद आएगा तो। बाकी ये लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का एक नाम और होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंट की भाषा में फैक्ट्री को वर्क नाम से जाना। नॉर्मली हम वर्क मतलब क्या होता है? काम, कुछ काम करना मतलब वर्क, वर्क बोलते हैं ना। लेकिन कॉस्ट अकाउंट की भाषा में वर्क का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री ही होता है। तो कहीं पे अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ मिले या फिर वर्क ओवरहेड लिखा हुआ मिले, दोनों का मतलब एक ही होता है। आई बात समझ में? तो प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये दोनों को प्लस माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट में आपको ऐड क्या करना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये अंदर में मैंने ये क्या प्लस माइनस किया, अभी इसको ध्यान मत दो। अभी ये जो अंदर में मैंने लिखा है ना, इसको ध्यान मत दो। तो फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट में आपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम प्लस माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस होने के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को प्लस करेंगे, फिर क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या ऐड करेंगे? जीएसटी। किसी किसी क्वेश्चन में मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। जीएसटी जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर यहां पे प्रॉफिट जोड़ दोगे, प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या है कि आप लोगों को यहां पर फॉर्मेट में देखे होंगे ना, तो 3 प्रकार का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिला होगा। एक मिला होगा रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, एक मिला होगा वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, और एक मिला होगा फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हम रॉ मटेरियल के साथ एडजस्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है ना। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग जुड़ेगा और क्लोजिंग माइनस होगा कहां पे? रॉ मटेरियल में। क्लियर है? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस माइनस कहां होगा? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में, है ना। और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग कहां ऐड और लेस होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो मेरा सवाल ये, रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, और फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? मैदा आलू क्या है? रॉ मटेरियल। मैदा और आलू क्या है? रॉ मटेरियल। जो कच्चा समोसा पड़ा है उन लोग बेल बेल के मसाला वसाला भर के रख दिए लेकिन तले नहीं है, तो वैसा खरीद के लाते हो क्या समोसा? जब वो तल देगा, तलने के बाद वो रेडी हो जाता है। तो जो कच्चा समोसा होता है, होटल वाले लोग नॉर्मली क्या करते हैं मालूम है? दूसरे दिन सुबेरे सुबेरे होटल खोली रहती है ना, तो कौन आएगा? आलू उबालेगा, मसाला बनाएगा, पड़ी बेलेगा, सब करेगा, उसके बाद तलेगा। तब तक तो कस्टमर भाग जाएगा, इतना कौन रुकता है? और समोसा तलने में ही आधा घंटा लगता है। तो लोग है ना, जो आज की जो प्रोसेस है ना, रात में कम 25-50 समोसे कच्चे बना के फ्रीजर में रख देते हैं। आई बात समझ में? फिर सुबेरे आते हैं, गरम गरम तेल में उसी को डाल के तल देते हैं। तो जो आधा बना हुआ समोसा रहता है, जो रॉ मटेरियल के भी फॉर्म में नहीं है और बिकने के लायक भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद लास्ट में जो समोसा बन के तैयार है, एकदम इसके मुंह में पानी आ रहा है एकदम समोसा जो बन के तैयार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स, जो बिकने के लिए रेडी है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है
आई बात समझ में? देखो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मेन जो खर्चे लग गए वो, लेकिन प्राइम कॉस्ट लगने के बाद भी और खर्चे लगते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ना भाई, सुनो, ये लेवल बाय लेवल कैसे कैसे खर्चा आता है, बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है ये। सबसे पहले आप किसी चीज को बनाओगे तो खर्चा आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद के खर्चे कहां होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। उसके बाद फिर खर्चे कहां होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं। फिर बाद में उसके खर्चे कहां होते हैं, बेचने से रिलेटेड खर्चे होते हैं। जहां पर खर्चा लगना बंद हो गया उसको टोटल बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर लास्ट में अपन उसको बेच देंगे तो बेचने कॉस्ट हो गया, जितने में बेचे 15 में बनाए 20 में बेचे, तो जो दोनों का डिफरेंस है 5 रुपए, वो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। एकदम लॉजिकल स्टेटमेंट है और ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा भाई। सर ये बीच में क्या किए प्लस माइनस, ये हमको बताया नहीं, ये एक क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा भाई, अभी नहीं बताता, ठीक है? अभी बताने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आप लोग जब फॉर्मेट बनाओगे तो पहला वाला जो कॉलम होगा, पहला वाला ये टोटल का कॉलम होगा, और जो बाद वाला जो कॉलम होगा वो किसका कॉलम होगा, पर यूनिट का कॉलम होगा। किसका कॉलम होगा, पर यूनिट। पर यूनिट का कॉलम हमेशा अपने को कैलकुलेट करके निकालना रहता है। इतनी बात क्लियर है? अब फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, ऑफिस ओवरहेड के लिए और सेलिंग ओवरहेड के लिए मैंने 3 लिस्ट बनाई हुई है, एक बार लिस्ट को पढ़ ले, पढ़ो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है। इनडायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव लेबर, पावर, फ्यूल, कोल, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की बिल्डिंग पर, तो उसको कौन सा वाला बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन लग रहा है ऑफिस की बिल्डिंग पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफिस ओवरहेड। और डेप्रिसिएशन लग रहा है डिलीवरी वैन के ऊपर, डिलीवरी वैन, डिलीवरी मैन मतलब होम डिलीवरी दे के आते हैं ना, तो सेल से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो सेलिंग में जाएगा। क्लियर है? फैक्ट्री या पूरी प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, ये सब चीज कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। उसके बाद ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या आता है, लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग और फर्नीचर, रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग और फर्नीचर, ऑफिस और जनरल मैनेजर की सैलरी। ये सब कहां आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बैड डेट, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, अपकीप मतलब रिपेयर मेंटेनेंस को बोलते हैं, वेयर हाउस रेंट, सैलरी या फिर सेल्स मैनेजर की सैलरी। ये जो लिस्ट है ना 1 2 3, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। इलस्ट्रेटिव लिस्ट समझते हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाल दिया है। कुछ नया नाम मिलेगा क्वेश्चन बनाते बनाते तो आप लोग नीचे ऐड कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन से ही मैंने निकाला है कि ये आता है तो इसलिए मैंने लिख दिया। कुछ नया नाम मिलेगा तो अपने हिसाब से लिख लेना। सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बनाते वक्त कुछ खर्चे आपको देखने को और मिलेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन उन खर्चों को हम कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेते हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या, कॉस्ट अकाउंट। अकाउंटिंग 2 तरीके की होती है, और भी तरीके की होती है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं वो 2 तरीके की होती है। एक होती कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरी होती फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होती कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ना, ओवरऑल पूरे कंपनी की होती है, उसका दायरा बड़ा होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वित्तीय लेखांकन का, उसका दायरा बड़ा होता है। वो पूरे ओवरऑल सारे कंपनी को कवर करता है, उसमें फैक्ट्री भी आ जाती है, ऑफिस भी, हर चीज आ जाता है। कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों को कवर करता है। आ रही बात समझ में? तो कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो कुछ ऐसे खर्चे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में जिसकी एंट्री हमको नहीं करना है, छोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कॉस्ट से क्या लेना देना है, इसका कॉस्ट से क्या लेना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा कैश डिस्काउंट, ये तो कैश पेमेंट मिलने पर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस क्या होता है, ट्रांसफर फीस क्या होता है, ये भी एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है। ट्रांसफर फीस मतलब जैसे किसी प्रकार का शेयर है, मान लो
उसका कोई नाम ट्रांसफर करवा रहा है तो कंपनी उससे पैसे लेती है, ट्रांसफर फीस बोलते हैं। ठीक है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिविडेंड पेड, ये कुछ फाइनेंशियल आइटम है, इसको कॉस्ट अकाउंट बनाते समय नहीं लेना है, छोड़ देना है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में इस फॉर्मेट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के बेस पर ही सॉल्व होगा। अब मेरी इच्छा हो रही है कि क्वेश्चन बनवाऊं, नहीं बनवाऊं? देखो, जहां पर अगर किसी चीज की इच्छा नहीं हो रही है और अगर आप वो काम कर लिए तो आपसे बड़ा शक्तिमान और कोई नहीं है, क्योंकि हम सारी काम तो इच्छा के अनुसार ही करते हैं। कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। चलो इधर इधर, चलो भाई लोग सुनो मेरी बात, इधर इधर। फॉर्मेट का फोटो ले लो, या मैं एक काम कर रहा हूं, इस फॉर्मेट का पीडीएफ भेज दे रहा हूं आपको। वैष्णवी आपके पास है ना? किस में, ऐप में खोले हो कि किस में खोले हो? पीडीएफ है, मेरे को भेजो या ग्रुप में भेज दो आप। हाँ अभी भेज दो वैष्णवी। हाँ मॉर्निंग वाले ग्रुप में भेज दो। आप लोग तो सब जुड़े हुए ना मॉर्निंग ग्रुप में। ये क्वेश्चन आपके सामने एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर अपने को बनाना है। भाई आप लोग, जीतू आप इधर आके बैठो तो हर्ष के पास। ऐसे ही पिछला 2 चैप्टर खत्म हो गया भाई आपका, इसमें तो ध्यान दो यार। एक हाँ नहीं ठीक है, लेकिन देखो वो पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा, दिक्कत आपको होना है, मैं बता रहा हूं। बस बस एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं वैष्णवी, तब तक आप ग्रुप में भेज दो उसको। सुनो इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 30 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोवाइडेड, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। मतलब आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाकर बताना है जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखे, कॉस्ट ऑफ सेल दिखे और प्रॉफिट दिखे। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट शीट बना के बताओ बोल रहे हैं। कॉस्ट शीट में दिखता है ना सब चीज, वही बना के बताओ बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। मालूम है ना क्या करते हैं? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 2,60,000 का, डायरेक्ट वेजेस दिया है, वर्क एक्सपेंसेस दिया। वर्क एक्सपेंस मतलब, वर्क मतलब क्या होता है? फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। डिविडेंड पेड, इसकी एंट्री होती है क्या? अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। डेप्रीसिएशन बस लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे इसको? अगर डेप्रीसिएशन लिखा रहता फैक्ट्री बिल्डिंग का, ऑफिस बिल्डिंग का, है ना, या शोरूम के किसी चीज का, तो हम मानते उसका जिसका लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पे खाली डेप्रीसिएशन लिखा है तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। गुडविल रिटर्न ऑफ लेंगे क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, फिर लास्ट में दिया है सेल्स और दिया है पेमेंट ऑफ जीएसटी 16,000। कुछ नहीं करना है, चीजों को सजा के दिखाना है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन में पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर पढ़ो टोटल कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लिखा है क्या? तो जब भी क्वेश्चन में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बाद में वही चीज दोबारा पूछोगे आप लोग। जब भी क्वेश्चन में
कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो दिया रहता है, तभी पर यूनिट का कॉलम बनाना है। और क्वेश्चन अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितना यूनिट्स हमने बनाया, तो पर यूनिट का कॉलम भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो कॉलम होता है उसमें जो भी चीजें निकालते हैं डिवाइड करके ही निकालते हैं, वो है ही नहीं तो किससे डिवाइड करोगे। इसमें सिर्फ टोटल अमाउंट का ही कॉलम बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैं बनाऊं, सुनो, हाँ बोलो, है ना डायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं है, नहीं है तो नहीं लेंगे। सुनो, पहला क्वेश्चन है इसलिए मेरे को बना लेने दो, फॉर्मेटिंग आप लोगों से नहीं हो पाएगी, कैसे लिखना है कैसे बनाना है आप लोगों को नहीं मालूम, तो पहले मेरे को बना लेने दो एक क्वेश्चन, फिर तो आगे तो बनाना ही है आप लोगों को, ठीक है। मेरे को बना लेने दो एक क्वेश्चन, फिर तो आप लोगों को तो भर भर के क्वेश्चन बनाने हैं। चलो देखो इधर सब, हाँ कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट। सबसे पहले क्या लेंगे अपन, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो होते जा रहा है मैं टिक मारते जा रहा हूं ना। उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,60,000, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,60,000। हाँ, क्वेश्चन का फोटो अगर किसी को लग रहा है कि हम पहले बना लेते हैं तो क्वेश्चन का फोटो ले लो मेरे से, अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद कैरियज इनवर्ड वगैरह कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लो, कितना है? 48,000। अड़तालीस हजार, 48,000। नीचे एक मिनट ना, कितना था? 48,000। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं इसको।
एक मिनट ना, आ रहा है। ऐड करो तो 80,000 प्लस 2,60,000 माइनस 48,000, 2,92,000 रुपए। इसमें अब ऐड करेंगे क्या डायरेक्ट? लेबर दिया है कि वेजेस दिया है क्वेश्चन में? डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो जो जो होते जा रहे हैं ना मैं टिक लगा रहा हूं, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा ना। डायरेक्ट वेजेस कितना रुपए था? डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1,36,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, तो सीधा जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। ऐड करो दोनों को, कितना होता है? 4,28,000। अब यहां पर हम लेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? देखो सबसे पहले आएगा, लाइन से ले रहा हूं, वर्क एक्सपेंसेस 70,400। हो, वर्क एक्सपेंस कितना है? 70,400। ₹70,400, ठीक है। 70,400 हो गया। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस आएगा क्या? नहीं। उसके बाद क्या? डेप्रीसिएशन 10,000। डेप्रीसिएशन आएगा 10,000। उसके बाद क्या आएगा? सब हो गया, ऐड कर दो। बाहर कितना निकलेगा? 80,400। 4,28,000 प्लस 80,400 जोड़ोगे तो कितना आता है? ग्रॉस 5,00,000 कितना? 5,24,000। 5,08,400। इसमें क्या ऐड होगा? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस माइनस होगा, प्लस। इसमें ऐड होगा वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस कितना कितना है? 74,000 और 72,000। तो ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक वाला प्लस होगा, ओपनिंग वाला प्लस होगा, और क्लोजिंग वाला क्या होगा? माइनस। 70,000, सॉरी 74,000 जुड़ेगा ना, और 72,000 माइनस होगा। ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आएगा? 5,10,400। 5,10,400। समझ में आया यूवी? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या लेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आएगा? ऑफिस एक्सपेंस लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस कितना? 30,000 का है। ऑफिस से रिलेटेड और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं।
वो तो सेलिंग में जाएगा ना। ये जोड़ने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 5,40,000 540 400, ये भी हो गया। सेलिंग एक्सपेंस बच गया और क्या बचा, फिनिश गुड्स का, सेल्स का, जीएसटी का, है ना। अब हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस करेंगे। कितना कितना है बोलो, ओपनिंग ओपनिंग इसका है 30 और क्लोजिंग कितना है 36। हाँ, ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत। कितना आएगा बोलो, 534400 है कि 0 है, नहीं इतना कम नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब अपने को क्या लेना है, सेलिंग एक्सपेंस कितना लेंगे, 36,000। ये ऐड होने के बाद क्या आएगा फिर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये ऐड होने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना है, 570 400। यहां पर क्या ऐड करेंगे, जीएसटी। जीएसटी कितना है क्वेश्चन में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जीएसटी है 16,000। ये जाएगा उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। कितना, और लास्ट में सेल्स ले लो। सेल्स कितना है, 6,60,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, प्रॉफिट माइनस करके आएगा, इतने में बना और इतने में बिका, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा बोलो, 600। तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। और इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है ये, एक मिनट, हाँ बोलो।
ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ मान लो भाई, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आया जित्तू? आपको सुनीता आया? आपको आपको मतलब मैंने कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से चीजों को लिया है और प्लस माइनस किया है। सब चीज फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे को बतानी है, ध्यान से सुनो, जो मैंने अभी क्लास में नहीं बताया था आप लोगों को। ये देखो इधर प्रॉफिट, अभी क्वेश्चन में प्रॉफिट कैसे निकाले थे आप लोग? सेल्स दिया था और कॉस्ट में माइनस किए थे, तो ये इस तरीके से हमने प्रॉफिट निकाला। सेल्स दिया था और हमने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स से माइनस किया, तो हमको क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट जो है हमको परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहता है। कैसा दिया रहेगा? परसेंटेज, प्रतिशत दिया रहेगा कि प्रॉफिट 20% है, 25% है। तो देखना है, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन इन कॉस्ट, अगर प्रॉफिट का परसेंट लागत पर होगा, कॉस्ट पर होगा, तो कैसे निकलेगा? और अगर प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर होगा तो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट का परसेंटेज अगर कॉस्ट पर होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। और अगर प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर होगा? सेल्स पर होगा। किस पर होगा? सेल्स पर होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट करेंगे। हाँ माइनस करके लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है वो 90 के इक्विवेलेंट होती है। 90 मतलब माइनस वाले की इक्विवेलेंट होती है, इसलिए। क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन भी करवा दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसका फोटो लोगे? हाँ, सॉल्यूशन ना सर, इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 11.1515 बस सेल्स का किया रहेगा। अपन लोग पहले सेल्स की वैल्यू को ले लेंगे। सेल्स की वैल्यू लेना ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है। मल्टीप्लाई सर सेल्स पे इतना तो मल्टीप्लाई करेंगे सर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स 11.151। आप लोगों को कोई डाउट? संजना, सागर, संजना, सागर, चलो। तो आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, सबको करके आना जरूरी है। और जो होमवर्क नहीं करके आएगा ना भाई, अब मैं ना गाली भी बक सकता हूं आपको और मार भी सकता हूं, ठीक है? डायरेक्ट परसेंटेज नहीं करना है सर, डायरेक्ट रेट करते हैं। रुको ना, क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, रुको ना, नहीं दिया होगा। सर ये इसका क्या मतलब होमवर्क करने का नहीं समझ आएगा, पीछे का पलट के देखने की सॉल्व कर लेंगे। देखो आता है। सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 28 होमवर्क है, होमवर्क नोट करते जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 28 होमवर्क है आप लोगों का। इलस्ट्रेशन नंबर 20 आप लोगों का होमवर्क है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 20 आप लोगों का होमवर्क है। बस एक बार चेहरा तो देख लो 20 का, ठीक है? 2 क्वेश्चन होमवर्क है, बनाकर आना है।